अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या वाकई कहीं स्टैट्स के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की गई थी? ठीक आज से एक साल कबल बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा था। लेकिन एक साल में ऐसा क्या हुआ कि आज बांग्लादेश में इन्फ्लेशन, प्रोटेस्ट, रैलीज, ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। वर्कर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या फ्यूचर होगा बांग्लादेश का? जनवरी 2024 में इलेक्शंस हैं। क्या इस दफा भी शेख हसीना ही जीतेंगी या फिर इस दफा बीएनपी की सरकार बनेगी? आइए बांग्लादेश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल को समझते हैं। All's not well with the Bangladesh economy. The country's inflation soars with growth rates and forex reserves in a tailspin. And all is not well with the Bangladesh economy. The IMF said that Bangladesh, the local currency, taka, foreign reserves and economic growth are at risk due to inflation and the global economic slowdown. आज से ठीक एक साल पहले बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी, जबकि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को मॉडल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन का और एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश 2041 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा। नो डाउट बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा था। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। लेकिन आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि आज बांग्लादेश बदतरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है? बांग्लादेश को बेल आउट के लिए IMF से लोन लेना पड़ रहा है, जबकि इन्फ्लेशन रेट और फ्यूल प्राइसेस अचानक से बढ़ गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है और वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गड़बड़ हुई रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से। रशियन यूक्रेन वार और कोविड की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखने को मिला। जो भी कंट्री गैस और ऑयल पर रिलाय करती थी, तो वार की वजह से इंपोर्ट्स डिले हो गई और इस तरह तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज अहम रोल प्ले करती हैं, और इंडस्ट्रीज तभी लगती हैं जब मुल्क में रिलायबल और चीप इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो। नो डाउट चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश कामयाब हुआ है। मार्च 2022 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही थी। वो बिजली आखिर बन कैसे रही थी? नेचुरल गैस से। यहाँ शुरू हुआ प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया में गैस की शॉर्टेज होने लगी, और बांग्लादेश जो आज भी 60% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस कर रहा है, उसे इसका सबसे बड़ा धचका लगा। शेख हसीना ने 2010 से 2021 तक पावर सेक्टर को काफी सब्सिडाइज किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हो और वो लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें। इन 11 सालों में सरकार ने $9 बिलियन पावर सेक्टर पर खर्च किए, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान की तरह QRPPs को यूज किया, मतलब कि क्विक रेंटल पावर प्लांट, जिनमें प्राइवेट कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और सरकार को उनको पैसे देने होते हैं। शेख हसीना की सरबराही में बांग्लादेश ने काफी तरक्की की है, जिसमें हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, पॉवर्टी रिडक्शन, जबकि सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट बढ़ गया है। लेकिन साथ ही कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग में काफी तनाजे रहे हैं, जिसकी वजह से BNP ने 2 बार इलेक्शंस को बाइकआउट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि शेख हसीना ने तो बढ़िया काम किया था, तो फिर लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये सब कुछ तो रशिया और यूक्रेन वार की वजह से हुआ था, तो इनमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। धीरज रखें, मैं बताता हूँ। जब 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो सोनार बंगला के नेम से पेश किया। उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें ढाका सिटी मेट्रो रेल, पद्मा ब्रिज, कर्नाफुली टनल और रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किए। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ही होते हैं, इनसे आम लोगों को ही फायदा होता है। प्रोजेक्ट्स तो बेहतरीन हैं, लेकिन इनमें हुई गड़बड़। पद्मा ब्रिज, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $1.16 बिलियन, वो कंप्लीट हुआ $3.6 बिलियन में, जबकि ढाका सिटी मेट्रो रेल, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $2.1 बिलियन, वो कंप्लीट हुआ $3.3 बिलियन में। इसी तरह कर्नाफुली टनल, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $803 मिलियन, वो कंप्लीट हुआ $1.03 बिलियन में। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $12.65 बिलियन, जबकि $9 बिलियन खर्च हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि 2024 में इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा और 2025 में इसका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन कॉन्फिडेंट है कि ये स्केड्यूल पर कंप्लीट हो जाएगा। डिलेज और करप्शन की वजह से इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है, जो कि आवाम की जेब से निकाली गई।
अब बात करते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। बांग्लादेश की इकोनॉमी में 85% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जो कि तकरीबन $55 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश में 3500 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जबकि इस वक्त वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए। हुकूमत ने इन प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में कम से कम उजरत 12,500 टका मुकर्रर की है, जिसे टेक्सटाइल यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि कम से कम उजरत 23,000 टका हो, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जबकि इसके रिस्पॉन्स में शेख हसीना ने कहा है कि जो इसे एक्सेप्ट करता है ठीक है, नहीं तो वो घर जाए। ये इंडस्ट्री बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स लिवाइस, ज़ारा और H&M को क्लॉथ्स एक्सपोर्ट करते हैं। इन स्ट्राइक्स की वजह से ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं। अगर इस तरह जारी रहा तो बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत काम करने की बजाय ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन कर रही है। प्रोटेस्टर्स की पकड़ धकड़ की जा रही है, जिनमें दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि नेक्स्ट ईयर जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। इन हालात को देखकर लग नहीं रहा कि अवामी लीग इलेक्शन जीत पाएगी। जबकि दूसरी तरफ BNP शेख हसीना से रिजाइन का मुतालबा कर रही है। उनका कहना है कि इन इलेक्शंस को केयर टेकर गवर्नमेंट हेल्ड कराए। इसीलिए उन्होंने 2018 में बॉयकॉट किया था, क्योंकि उनके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे। वोटर्स को डराया गया था, जबकि पोलिंग स्टेशन पर भी कई बेज़ाब्तियां की गई थी। इसीलिए अवामी लीग 2018 में इलेक्शन जीती थी। 1996 से लेकर 2011 तक बांग्लादेश में इलेक्शंस केयर टेकर गवर्नमेंट हेल्ड कराती थी। जबकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने रूलिंग दी और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। यही रीजन है कि 2018 के इलेक्शंस शेख हसीना ने हेल्ड करवाए थे और वो कामयाब हुई थी। उम्मीद करते हैं कि इस दफा बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि बांग्लादेश में ट्रू डेमोक्रेसी आ सके।